जी नमस्कार। आज हम लोगों की टॉपिक है फिजिक्स। तो देखिए, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह इस प्रकृति को परिभाषित करने में, मनुष्य को एक अच्छा ज्ञान देने में अहम भूमिका निभाया है। हमें कभी भी कथनी और करनी में अंतर समझना चाहिए। विज्ञान जो है कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। विज्ञान है जो कथनी और करनी में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, और भौतिक विज्ञान तो पूरी तरह इस पर खड़ा उतरता है। भौतिक विज्ञान पूरी तरह इस पर खड़ा उतरता है, क्योंकि अगर भौतिक विज्ञान यह साबित नहीं कर पाता तो निश्चित ही सभी विज्ञान में वो अत्यधिक महत्वपूर्ण विज्ञान नहीं होता। ध्यान रखेंगे, भौतिकी के अंतर्गत हमें मैकेनिज्म टॉपिक पूरी तरह भौतिकी को लगभग 60% कवर करता है, जिसमें हमें यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, साउंड एंड हीट एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उसमें से आता है वह है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें भौतिकी में कुछ विशेषीकृत ध्यान नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि व्यवहारिक विज्ञान क्या है। प्रतियोगिता परीक्षा में हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है। चाहे हम IAS बनकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, तब भी हमें विज्ञान की जानकारी जरूरी है, या SP बने तब भी थोड़ी विज्ञान की आवश्यकता है। हम BPSC निकालकर DSP बने या SDM बने या VDO बने, तब भी हमें जो है विज्ञान की आवश्यकता है। दरोगा बने, पुलिस बने, यहाँ तक कि ग्रुप D रैंक के जॉब में भी विज्ञान विषय की आवश्यकता है, और प्रायोगिक रूप में भी है। यही कारण है कि हम जितने लोग GK GS पढ़ते हैं, जनरली GK मतलब जनरल नॉलेज और GS मतलब जनरल साइंस करते हैं, जो गलत है। साइंस के लिए शॉर्ट फॉर्म SC होता है। साइंस के लिए SC फॉर्म जो है वो छोटा होता है। यहाँ GS का मतलब हो जाता है जनरल स्टडी। GS का मतलब हो जाता है जनरल स्टडी, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। लेकिन GK GS में आपको इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है, संविधान भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, करंट भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, एनवायरमेंटल साइंस भी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है। लेकिन विज्ञान में सबसे ज़्यादा आज 2 सेक्टर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, एक फिजिक्स और दूसरा एनवायरमेंटल साइंस से, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें जो अध्ययन आज टॉपिक करना है वह है भौतिक विज्ञान का। ध्यान रखिएगा, विज्ञान तो बहुत है। मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी को भी हम लोग मानव विज्ञान कहते हैं, विज्ञान है। ठीक इसी ढंग से राजनीति को भी विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है। लोक प्रशासन को भी विषय वस्तु के अंतर्गत विज्ञान कहा जा रहा है। ठीक इसी ढंग से मौसम विज्ञान को भी विज्ञान कहा जा रहा है। वनस्पति विज्ञान को भी विज्ञान कहा जा रहा है। जीव जंतु के ज्ञान को भी विज्ञान कहा जा रहा है। सबकी इच्छा है कि हम विज्ञान की ओर मुड़ें, लेकिन ध्यान रखेंगे वास्तविक विज्ञान के दर्जा को प्राप्त करता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह है जो मानवता का ध्यान नहीं रखता। अगर तलवार है और वो यदि लकड़ी पर भी मारा जाए तो उसे भी काटेगा, और हाथ पर मारा जाए तो उसे भी काटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो हाथ चलाने वाला का ही हाथ है,
बस उसका काम है कि धारदार है, वजन पड़ रहा है, तो वो जिस चीज पर भी पड़ेगा उसे काटने का प्रयास करेगा। उसमें सफल हो असफल हो ये तो उस वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। भौतिक विज्ञान पूरी तरह विज्ञान के कसौटी पर खड़ा उतरता है। अब ध्यान रखेंगे, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उनकी 3 अवस्थाएं पढ़ाई जाती है। एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था, यानी जो स्थान घेरती हो। लेकिन अभी के समय में एक प्लाज्मा अवस्था का भी वर्णन आया है। इस तरीके से इनकी अवस्थाएं बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा भौतिकी में प्रश्न आता है वह टॉपिक है हीट, यानी ऊष्मा। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होती है, यानी यदि किसी पदार्थ में ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे तो ताप के मान में वृद्धि होगा, और यदि किसी पदार्थ में ऊष्मा का मान कम करेंगे तो ताप के मान में कमी होगी। ऊष्मा के मान में वृद्धि करेंगे तो ताप के मान में वृद्धि होगी, और ऊष्मा के मान में कमी करेंगे तो ताप के मान में कमी होगी, सिवाय 2 कंडीशन के। एक, या तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो या उसका बॉइलिंग पॉइंट हो। अगर मेल्टिंग पॉइंट पर है, यानी वो ठोस से द्रव हो रहा है, अवस्था परिवर्तन कर रहा है, तो वैसी स्थिति में ऊष्मा का मान कितना भी बढ़ाएंगे, ऊष्मा का मान कितना भी बढ़ाएंगे तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात एक बर्फ के टुकड़ा ले लें हम और उसको लगे हम गर्म करने, तो वह तब तक ऊष्मा ग्रहण करेगा जब तक कि पूरी तरह वह ठोस से द्रव न हो जाए। लेकिन इस ऊष्मा के मान बढ़ाने से उस बर्फ का अगर टेम्परेचर हम लेते रहें तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बताएगा। यानी ऊष्मा बढ़ाने से जो द्रवीभूत जल हो रहा है, यानी वो आइस हो रहा है, उसका भी ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरी तरह बर्फ जो है वो मेल्ट नहीं कर जाता है, अर्थात द्रव नहीं हो जाता है। लेकिन द्रव हो जाने के बाद फिर उसमें ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे तो ताप में वृद्धि होगी। ठीक इसी ढंग से यदि उसे द्रव से ठोस करेंगे हम, अगर द्रव से ठोस करेंगे तो 0 डिग्री पर जो द्रव होगा वह 0 डिग्री पर ही ठोस होगा। तो वैसी स्थिति में ऊष्मा का मान कितना हो कम करेंगे हम, लेकिन वो 0 डिग्री ही बताएगा जब तक कि पूरी तरह वह ठोस न हो जाए। उसके बाद ही फिर उसका मान जो है 0 से माइनस की ओर आएगा। यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा बढ़ाने से घटाने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बार बार प्रतियोगिता में आता है ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देकर देगा कि किसी बर्तन में यदि बर्फ डाल दिया जाए और उस पानी को हम गर्म करना शुरू करें और उसमें बर्फ धीरे धीरे घुल रहा है, तो जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उससे उस पानी का ताप पर क्या परिवर्तन होगा। लिख देगा धीरे धीरे बढ़ेगा, अकस्मात बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तर आएगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बर्फ है। जब तक बर्फ समाप्त नहीं होता है तब तक ऊष्मा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक इसी ढंग से क्वेश्चन आता है कि द्रवणांक, अगर किसी भी पदार्थ के, या क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच चुका है किसी भी द्रव का, तो वैसी स्थिति में जब तक वह इवोपरेटिंग पूरा नहीं हो जाएगा, वैसी स्थिति में उसके ऊष्मा का मान बढ़ाने के बाद भी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब पानी ही ले लें, तो पानी को अगर खौलाने लगते हैं, बॉयल करने लगते हैं, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब एक बर्तन में रखकर पानी को आप कितना हो टेम्परेचर देते रहिए, और टेम्परेचर उसका 100 डिग्री अगर है और भाप बनना शुरू हो जाए, तब भी कितना हो ताप देंगे, उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। यहाँ तक कि वाष्प में जो परिणत हो रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हाँ, उसमें गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाती है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात
ऊष्मा परिवर्तन के दौरान वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो, ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो लेकिन ताप पर कोई अंतर नहीं डालती हो, उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब कोई पदार्थ मेल्ट करता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ऐसी स्थिति में गुप्त ऊष्मा उसमें निहित हो जाती है। अब ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। मैंने पहला लाइन बताया था आपको, यानी ऊर्जा का मान आप परिवर्तित करते हैं। आइंस्टीन ने भी खुद कहा था, आपको पता होगा, कि न तो ऊर्जा को निर्मित किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। यानी ऊर्जा न तो आप शून्य से उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आप ऊर्जा को शून्य बना सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण ही संभव है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। लेकिन आइंस्टीन ने यह भी एक लाइन बताया था कि दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन अभी तक नहीं बनी है, न बनने की संभावना है, कि ऊष्मा को पूरी तरह एक रूप से या ऊर्जा को पूरी तरह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे। ऊर्जा को पूरी तरह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, यह आइंस्टीन ने कहा था। और बिल्कुल सही है। हम सिंपल जानते हैं, आजकल अपने घरों में CFL जला रहे हैं, तो CFL क्या करता है, ऊर्जा को बहुत, विद्युत ऊर्जा को बहुत कम कंज्यूम करता है। 7 वाट तक में देखते हैं पूरे घर लाइट ही हो जाता है। पहले 100 वाट का बल्ब हम लोग जलाते थे, लेकिन आप देखेंगे कि क्या 7 वाट के जो ऊर्जा मिल रही है, क्या पूरी तरह प्रकाश ऊर्जा में वो परिणत कर देता है? नहीं, बल्कि कुछ देर बाद उस बल्ब को आप टच करेंगे, देखेंगे वो ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है, यानी बल्ब आपका गर्म हो जाता है। मोमबत्ती आप लेते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती एक रासायन है, रासायन ऊर्जा का रूपांतरण आप प्रकाश ऊर्जा में करते हैं। लेकिन मोमबत्ती साथ साथ टेम्परेचर भी देता है। एक रूम में अगर 2 मोमबत्ती 4 मोमबत्ती जला दीजिएगा गर्मी के दिनों में, तो आपको पता चल जाएगा कि केवल रोशनी ही नहीं बल्कि उस घर को भी थोड़ा सा गर्म कर रहा है। यानी उस रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण केवल प्रकाश ऊर्जा में नहीं बल्कि प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ आपको ताप ऊर्जा में भी परिणत हो रहा है। बड़े बड़े मशीन हम लोग चलाते हैं, तो मशीन जो है आपको क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा लेता है, फिर उसे ताप ऊर्जा में परिणत करता है। पेट्रोल और डीजल हम लोग डलाते हैं या विद्युत ऊर्जा से चलता है, लेकिन वो यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीन चलना शुरू हो जाता है, लेकिन चलने के साथ साथ मशीन भी गर्म हो जाता है घर्षण के कारण। तो यानी वहाँ ताप ऊर्जा भी होता है। जहाँ घर्षण कम लगे हम लोग लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं, यानी वहाँ पर ग्रीस वगैरह का या फिर आपके ग्रेफाइट के पाउडर वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिससे घर्षण कम हो और गर्म मशीन कम हो। फिर भी इतना मशीन गर्म हो जाता है कि यहाँ एयर कूलेंट के रूप में हम लोग कुछ लिक्विड का प्रयोग करते हैं, या वाटर कूलेंट के रूप में भी वहाँ रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, या रेडी वाटर का प्रयोग करते हैं, जिससे वो ठंडा रहे मशीन। देखे होंगे चक्की कल वगैरह में कि हम लोग डीजल वगैरह डाल देते हैं और चल रहा होता है या बिजली से चल रहा होता है, लेकिन उसे ठंडा करने के लिए मशीन को क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि डीजल जल रहा है तो गर्मी भी हो रही है, तो वहाँ पर बड़ा सा वाटर टैंक या ड्राम में पानी रखते हैं, जिससे वो मशीन के अंदर से घूमकर जाकर पानी फेंकता है और पानी गर्म होता है। यानी कहीं ना कहीं वो ताप ऊर्जा में भी परिणत हो रहा होता है। तो इस ढंग से ऊर्जा का पूरी तरह एक रूप से दूसरे रूप में परिणत करना संभव नहीं है, वो तीसरे रूप में भी जरूर परिणत हो जाती है। अब ध्यान रखेंगे, इसको परिणत करने का सबसे पहले सिद्धांत दिया था रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। रमफोर्ड नाम याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार आता है। रमफोर्ड ऐसे पहले भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, और इसे प्रमाणित करने का कार्य डेवी महोदय ने किया था। DAVY डेवी। डेवी ने क्या किया कि 2 बर्फ के टुकड़े को ले लिया और आपस में घिसते 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 उन्होंने क्या कर दिया, पानी में बदल दिया। तो घिसा यानी अपने बॉडी के ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को बर्फ के टुकड़े पर लगाया, और वह यांत्रिक ऊर्जा घिसते 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 पूरा का पूरा जो है पानी बन गया। यानी बॉडी के उन्होंने ऊर्जा को क्या किया कि
उष्मा ऊर्जा में बदला और उष्मा के कारण उस बर्फ का ताप बढ़ गया और जब ताप 0 से ज़्यादा हो गया तो वो पानी में परिणत हो गया। तो परीक्षा में कई बार आता है कि ऊर्जा को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। किसने कहा? तो आप उत्तर करेंगे आइंस्टीन ने। किसने कहा कि कोई भी 100% परफेक्ट मशीन नहीं बनेगी जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सके? तो फिर उत्तर आपको होगा क्या? आइंस्टीन। फिर सवाल पूछे कि कौन सी ऐसी अवस्था है जहां उष्मा के मान बढ़ाने के बाद भी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो उत्तर होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कितना उष्मा बढ़ा दें हम, लेकिन वहां ताप नहीं बढ़ेगा। अगर इसी ढंग से सवाल आ जाए कि गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, यानी लेटेंट हीट किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि लेटेंट हीट वह हीट है जिसमें यदि हम उष्मा का मान बढ़ाते हैं कैलोरी के रूप में या किसी भी रूप में, तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह लेटेंट हीट है, इसी को गुप्त उष्मा कहते हैं। और इसी पर सवाल भी पूछ देता है कि यदि खौलते हुए पानी से हमारा हाथ पैर जल जाए और भाप से जल जाए, खौलते हुए पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है और वाष्प का टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है, तो वाष्प से अधिक गहरा घाव बनता है। क्यों? तो कारण है कि वाष्प में 520 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा होता है। टेम्परेचर भले उसका भी 100 है, पानी का भी टेम्परेचर 100 है, लेकिन वाष्प में 520 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा होने के कारण वह गहरा घाव देता है, ज़्यादा जलता है और इस कारण वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछेगा कि किसने प्रमाण दिया कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है? तो उत्तर है रैमफोर्ड, RAMFORD। रैमफोर्ड ने सबसे पहले कहा कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और साबित करने का कार्य डेवी महोदय ने किया था, DAVY। उन्होंने बर्फ के 2 टुकड़े को लेकर और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया था। फिर हम लोग अगला क्लास में समझेंगे उष्मा के नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।